हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज आपके लिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण। जी हां, हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण विषय की और इस विषय की इकाई 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले इस विषय की हम ऑलरेडी एक इकाई ला चुके हैं जो वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आपने वो देख ली तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण की इकाई 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल, यानी कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए जो कौशल जो गुण चाहिए उसकी बात करने वाले हैं। तो ये जो इकाई है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस एक वीडियो को देखकर आप कुल 12 अंक अर्जित कर सकते हैं क्योंकि इस पे अंक आवंटित 12 है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बात क्या करेंगे। भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंक विभाजन की, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। ये सब बात हम करने वाले इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे एजुकेशनल चैनल अगर आपको पसंद आता है, आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ आप कमेंट करके वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसी लगती है भी कमेंट कीजिए। अन्य किस विषय के वीडियो हम लेकर आए आप ये भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, डीएड, बीएड, डिप्लोमा, अन्य कोर्सेज, एमएससी, एमए, बीए, इन प्रकार के बहुत सारे कोर्सेज, एएनएम में प्रवेश, साथ ही साथ अन्य विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। भारतवर्ष के हजारों छात्रों ने अब तक हमारे इस कंसल्टेंसी सर्विसेज श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ जुड़कर अपनी डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त किया है और उनका सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ है। वो अभी विभिन्न पदों पर अपनी सरकारी नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। अगर आप भी डिग्री डिप्लोमा पाने की चाह रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आपको भी किसी सरकारी पद पर नियुक्ति पाना है, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप इन नंबरों पर संपर्क करके इच्छित कोर्स की आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, फीस के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था रीट में सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती देने वाली एकमात्र संस्था है। जी हाँ, अकेली एक संस्था से लगभग 70 से ऊपर, जी हाँ 78 जो छात्र हमारे यहाँ पढ़कर शिक्षकों में चयनित हुए हैं, रीट की परीक्षा उन्होंने पास की है। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ एमपीटीटी, सीटेट, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड से माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नियमित रूप से, स्वधाई रूप से, प्राइवेट, रेगुलर, जैसे भी करना चाहें सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से हो, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से प्रवेश मिलेगा आपको, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जरूर देगा। तो चलिए, तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की और बिना देरी किए चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस पूरे इकाई की तरफ और बात करें इस इकाई की। तो ये जो इकाई द्वितीय है, 2 है, जिसका नाम है हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल। जी हाँ, हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल, इस इकाई के ऊपर कुल जो अंक आवंटित है वो है 12 अंक। जी हाँ, इस इकाई 2 पर जो अंक आवंटित है 12, यानी इससे अंक कितने मिलेंगे? 12 अंक हासिल होंगे। इस एक इकाई को पढ़ने पर, ये वीडियो लेक्चर पूरा देखने पर आप 12 नंबर हासिल कर सकते हैं डीएलएड की परीक्षा में। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके अंक विभाजन कैसे हैं। तो यहां से 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आने वाले। जी हाँ, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, 1 नंबर के, एक करके से 3 नंबर। फिर 2 नंबर का यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 आएगा, यानी 2 नंबर का 1 आएगा तो 3 2 5 हो गए। और 3 नंबर का 1 आएगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न भी 1 आएगा, 5 और 3 8 हो गए। और एक दीर्घ उत्तरीय आ जाएगा जो कि है 4 मार्क्स का, यानी कि 1, यानी कि ये हो गए कितने देख सकते हैं आप, 12 अंक, यानी कि 4 3 7 7 2 9 9 और 3 यहां पर 12 हो गए। तो कुल 12 अंक आवंटित हैं इस पूरी इकाई पर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये जान लिया, ये सुन लिया कि भाई इस पूरी इकाई पर अंक आवंटित कितने हैं, 12। इसके पहले की इकाई भी 13 अंकों की कुछ ऐसे ही थी। जी हाँ, यहाँ जितनी भी इकाइयां हैं, 4 पार्ट है इसमें, जितने भी है इसमें 6 पार्ट है मेरे ख्याल से। तो ये जो 6 इकाइयां हैं उनको ऐसे ही पढ़नी है और इन इकाइयों में ऐसे ही आपको अंक भाजन मिलेगा, 12 अंक का, 13 अंक का, 12 अंक का, 13 अंक का, कोई 10 अंक का भी मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से इन पूरी इकाइयों पर अंक आवंटित है। तो ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। और साथ ही साथ बात कर ली हमने इस इकाई 2 जिसका नाम है हिंदी भाषा के शिक्षण कौशल। ये जो विषय हिंदी भाषा शिक्षण, ये क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है।
यानी क्षेत्रीय भाषाओं में कई भाषाएं होती है, उर्दू, संस्कृत, मराठी, हिंदी, इनमें से एक चुनना होता है। तो अधिकतर छात्र हिंदी ही चुनते हैं, कोई कोई छात्र होता है संस्कृत चुनता है। तो हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण विषय में हिंदी भाषा शिक्षण की बात हो रही है, तो ये विषय आप पे ध्यान रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखो। भाई ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, तो आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, मोटिवेशन का काम करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण कौशल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को। जी हाँ, तो सबसे पहले बात करें इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, जिसमें सबसे पहला है भाई पठन का अर्थ क्या होता है, यानी पढ़ने का अर्थ क्या है। पढ़ने का अर्थ भाई बोलकर भी पढ़ते हो सकता है, मौन भी हो सकता है पढ़ना। पढ़ने का मतलब है लिखी हुई चीज को पढ़ना, है ना, वाचन करना। तो वाचन आप बोल के भी हो सकता है सस्वर, या फिर मौन भी हो सकता है, मौन मतलब चुप रह के पढ़ना। ठीक, तो पठन का अर्थ क्या है, सस्वर और मौन वाचन करना, सस्वर वाचन करना या फिर मौन वाचन करना, इसे पठन कहते हैं। पठन मीन्स पढ़ना क्या है, पढ़ना का अर्थ होता है भाई वाचन करना, पढ़ना। और ये पढ़ना कैसे होता है, या तो बोल के पढ़ सकते हैं या फिर मन के अंदर भी पढ़ सकते हैं, स्वस्वर और मौन वाचन। दूसरा देखिए भाई, अ का उच्चारण अ करना कौन सा दोष है। कोई कोई अ को अंग पढ़ता है, यानी कि जब वाणी दोष होती है, यानी अपने हमारे जो भाषा हम जो बोली बोलते हैं उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसमें क्या गलती है। तो उसमें अगर अ को अंग पढ़ रहे भाई, अ का उच्चारण अगर अंग कर रहे हैं तो ये कौन सा दोष है, तो भाई अभ्यासगत दोष है। यानी कि ये दोष अभ्यास की कमी से आता है और अभ्यास करने पर ये दोष खत्म भी हो जाता है। कोई बीमारी नहीं है भाई, ये दोष है, बीमारी नहीं है ना, ये हमारी गलती है, इसको हम सुधार सकते हैं। ठीक, तो अ का उच्चारण अंग करना कौन सा दोष है, अभ्यासगत दोष है। अगला देखिए, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है भाई अर्थग्रहता। जी हाँ, जब मौन वाचन करते हैं तो सबसे मेन चीज क्या, हम जो पढ़ रहे हैं मन के अंदर, वो हमारे मन में ही समझ जाए हमको, है ना। तो मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया जो होती है ना, हमारे दिमाग में जो क्रिया चलती है, उसका प्रमुख पक्ष है कि अर्थग्रहता। भाई जो हम बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ हमको ग्रहण होना चाहिए, वो अर्थ हमें पता चलते रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है किन चीजों का। जब कविता सिखाई जाती है, छात्रों को जब कविता पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो वहां जो बातों का ध्यान रखना होता है वो होता है शब्दों का कठिन निवारण। जी हाँ, जो कठिन शब्द होते हैं उनका निवारण करना, यानी कि कठिन शब्दों का शब्दार्थ बताना। जी हाँ, कठिन शब्दों का निवारण करना ही क्या है भाई, हमारा कविता शिक्षण का प्रमुख आधार है। कविता सिखाते वक्त जो शिक्षक होते हैं, कविता में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं, आम बोलचाल की भाषा के नहीं होते। तो आम बोलचाल की भाषा के शब्दों को अगर लाना है, तो कविता में समझना है, तो हमें शब्दों का कठिन निवारण, कठिन शब्दों का जो निवारण है वो करना पड़ेगा, यानी कठिन शब्दों के अर्थ बताने ही होंगे। अगला देखिए, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है भाई, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल सुनना ही ना। अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं, भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर कमांड बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी भाषा को सीखने का सबसे पहला चरण यही है कि भाई उस भाषा को सुनो, यानी कि श्रवण कौशल। जी हाँ, श्रवण कौशल। भारतीय कौशल में, सॉरी, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण कौशल। यानी भाषाई कौशल, भाषा अगर सीखना है तो सबसे पहला आपको क्या सीखना पड़ेगा, श्रवण, यानी कि सुनने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। अगला, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या। भाई जो लिखित भाषा होती है उसका लघुत्तम, छोटे से छोटा रूप क्या है। लिखित भाषा में हम वर्ण लिखते हैं, स्वर लिखते हैं, व्यंजन लिखते हैं। तो सबसे क्या है, वर्ण। याद रखिएगा, वर्णमाला हम पढ़े ना, वर्ण सबसे छोटा है। वर्ण को मिलाकर ही शब्द बनते हैं, शब्द को मिलाकर ही वाक्य रचना होती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ण की। ठीक है, तो लिखित भाषा का लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा रूप, लघुत्तम रूप जो है वो क्या है भाई, वर्ण है। अगला देखिए, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है। भाई सर्वप्रथम बालक को किस प्रकार की शिक्षा, उसे व्यंजन सिखाया जाएगा, शब्द सिखाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा भाई स्वर, अ आ इ यू। बचपन में हम छोटे थे तो हम सभी ने जब पढ़ना शुरू किया था तो हमने डायरेक्ट क ख ग नहीं पढ़ा, हमने पहले अ आ इ ई उ है ना, तो स्वर पढ़े, उसके बाद व्यंजन पढ़ा। तो कभी भी सिखाने के लिए सबसे पहले कौन सी शिक्षा दी जाती है भाई, स्वर की शिक्षा। सबसे पहले अगर भाषा सिखाना है तो भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले स्वर को सिखाइए भाई। ठीक है, तो स्वर शिक्षा। अगला, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है। लिखित भाषा का जो लघुत्तम यानी कि सबसे छोटा रूप है, सबसे स्मॉलेस्ट है, वो क्या है भाई, वर्ण है। लिखित भाषा का लघुत्तम रूप वर्ण है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का प्रमुख आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है भाई। बाल्यावस्था में यानी बचपन में जो भाषा होती है उसे सीखने का उसका मुख्य आधार, बेस क्या है, अनुकरण करना। बाल्यावस्था में छोटे बच्चे जो होते हैं वो भाषा कैसे सीखते हैं, उनको व्याकरण पढ़ाते हैं क्या,
बिल्कुल नहीं। उन्हें हम रटवाते हैं क्या? नहीं। वो किसी को बोलते हुए सुनते हैं, उसी का अनुकरण करते हैं, इसे फॉलो करते हैं। तो भाई बाल्यावस्था में भाषा सीखने का सबसे मुख्य आधार क्या है? अनुकरण करना। जो बोला जा रहा है उसका अनुकरण करो, उसे सुनो, उसको फॉलो करो। अनुकरण मतलब फॉलो करो। तो अनुकरण करना, कि बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है भाई? अनुकरण करना। अनुकरण करना ही मुख्य आधार है बाल्यावस्था में भाषा सीखने का। अगला देखिए भाई, मौन वाचन से क्या आशय है? मौन वाचन का मतलब क्या होता है? मौन वाचन से आशय क्या है? मौन वाचन से क्या आशय है? मौन वाचन का मतलब होता है बिना बोले पढ़ना। जी हाँ, मौन वाचन शब्द का अर्थ है बिना बोले पढ़ना। बिना बोले मन के मन में ही पढ़ते रहो। तो जैसे लोग अखबार पढ़ते, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ते है ना, तो यही है मौन वाचन भाई, बिना बोले पढ़ना। ठीक, तो यहां पर हमने जो बात कर ली, यहाँ पर टोटल आपके सामने 10 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है महत्वपूर्ण। इन्हीं 10 में से आपको कोई 3 पूछेगा, 100% गारंटी है, लिखकर ले लीजिए। जी हाँ, इन्हीं 10 में से। तो पहला देखिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पठन का अर्थ है सस्वर और मौन वाचन। जी हाँ, पठन का अर्थ क्या होता है? सस्वर और मौन वाचन। दूसरा, अ का उच्चारण अंग करना कौन सा दोष है? अभ्यासगत दोष है। अ का उच्चारण अंग करना कौन सा दोष है? अभ्यासगत दोष है। तीसरा, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है अर्थग्रहता। जी हाँ, मौन वाचन के अंतर्गत जो मानसिक क्रिया, हमारे मन में जो क्रिया होती है मौन वाचन करते वक्त, यानी चुप रह के पढ़ते वक्त, उस वक्त जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है भाई? वो प्रमुख धर्म उसका अर्थ ग्रहिता है, यानी अर्थ समझने के लिए चुपचाप पढ़ते हैं। चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो अर्थ तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, कठिनाई जाएगी। तो सही ढंग से अर्थ समझने के लिए मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख अर्थ है अर्थ ग्रहता, सही ढंग से अर्थ समझने के लिए। अगला देखिए, कविता शिक्षण में प्रमुख ध्यान रखा जाता है किस बात का? भाई कठिन शब्दों के निवारण का। कविता शिक्षण में सबसे ज्यादा खास ध्यान रखा जाता है कि जो कठिन शब्द है उनका निवारण कर लिया जाए। कठिन शब्दों के निवारण को ही कविता शिक्षण में ध्यान में रखते हैं। अगला, भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है? भाषा का कौशल अगर जानना है, किसी का लैंग्वेज टैलेंट आपको जानना है बंद पूरा, तो कैसे आप जानेंगे भाई लैंग्वेज? तो उसका श्रवण कौशल यानी सुनने का कौशल। भाई भाषा का कैसे आएगा? भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण। भाई आपको बोलना है भाषा या लिखना है तो सबसे पहले सुनना पड़ेगा, है ना, सुन के शब्द के बारे में पता चलेगा। तो भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग श्रवण कौशल है भाई, श्रवण कौशल। ठीक है, सुनने वाले टेक्निक्स, सुनने वाली स्किल। अगला देखिए, लिखित भाषा का लघुत्तर रूप क्या है? वर्ड। जी हाँ, जो लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा यानी लिखी हुई, ओरल नहीं, उसका सबसे लघुत्तम यानी छोटा रूप जो है, लोवेस्ट, एलसीएम कह सकते हैं आप, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे छोटा रूप जो है वो क्या है? वर्ण है भाई। वर्ण से छोटा कुछ नहीं होता हिंदी अक्षर में देखो तो। उसके पश्चात, सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? भाई स्वर की। सर्वप्रथम बालक को किसकी शिक्षा दी जाती है? स्वर की, है ना। स्वर का अ आ यू, है ना, क ख ग तो नहीं बताया जाता। तो सर्वप्रथम बालक को कौन सी शिक्षा दी जाती है? स्वर की। अगला देखिए, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप, यानी कोई लिखित भाषा है उसका लघुत्तम रूप वर्ण है। अगला देखिए, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण करना। जी हाँ, बाल्यावस्था में अगर आप हो और भाषा सीखना चाहते हो तो आपका मुख्य आधार क्या होना चाहिए? भाई अनुकरण करना, फॉलो करना, ही हमारा मुख्य आधार होना चाहिए। अगला देखिए, मौन वाचन से क्या आशय है? बिना मौन वाचन का मतलब होता है भाई बिना बोले पढ़ना। मौन वाचन से क्या आशय है? बिना बोले पढ़ना, मन में पढ़ना या बिना बोले पढ़ना, इसे ही मौन वाचन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब हम बढ़ेंगे कुछ अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तरों की तरफ। तो चलिए देखते हैं पहला, सुलेख पर टिप्पणी लिखिए। सुलेख मतलब भाई सुंदर हैंडराइटिंग। सुलेख क्या है? तो भाई राइटिंग को, यानी कि हम जो लेख लिखते हैं, लेखन को सुव्यवस्थित सुंदर ढंग से लिखने को ही सुलेख कहते हैं। सुलेख होना बहुत आवश्यक है, यह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। सुलेख से हम क्या कर सकते हैं? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सुलेख जो है छात्रों की बहुत काम आता है, क्योंकि कोई सुलेख वाला व्यक्ति ही छात्रों को अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग बता सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मौन वाचन, सुलेख पर टिप्पणी आप समझ गए होंगे भाई, सुलेख क्या है, उस पर टिप्पणी क्या है। सुलेख का मतलब होता है ना सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, तो उसका भाई आप सीधा सीधा समझ जाइए इस पर टिप्पणी क्या क्या लिखनी है आपको। सुंदर राइटिंग से क्या क्या फायदा होता है, व्यक्तित्व से लेकर सब क्या क्या, फलाना जो भी ढिमका जो भी है बता लीजिए भाई, लिख लीजिएगा, है ना। इतने तो आप होशियार होकर आप लिख सकते हो। अगला, लोकगीतों की क्या विशेषता है? भाई जो लोकगीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोकलोर्स, है ना, लोकगीत, उसकी विशेषता क्या है? तो जो लोकगीत होते हैं वह लोगों के द्वारा प्रचलित होते हैं। प्रचलित यानी कि भाई फेमस, जाने पहचाने, है ना, जाने माने होंगे बहुत। और तो और इन लोकगीतों का जो शब्दावली है, उसके जो शब्द है हमारे आम बोलचाल की भाषा से बहुत मिलते जुलते हैं। भाई मराठी में लोकगीत बोलेंगे तो मराठी शब्द होंगे उसमें,
है ना। भोजपुरी में देखेंगे तो भोजपुरी होंगे, गुजराती में गुजराती होंगे। तो हम जिनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन शब्दों से हम परिचित होते हैं, वही शब्द इन लोकगीतों में शामिल रहते हैं। श्रवण कौशल को उत्तम बनाने के उपाय लिखिए भाई। श्रवण कौशल यानी सुनने की जो टेक्नोलॉजी है, सुनने की जो स्किल है, उसको डेवलप करना है तो कैसे भाई? एक अच्छा सुनने के लिए एक अच्छा बोलना, यानी अगर आपको स्पीकर अच्छा बनना है तो अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, तब अच्छा वक्ता बन पाओगे। ठीक है, तो यही बताया गया यहाँ पर भाई कि श्रवण कौशल को उत्तम बनाने के उपाय, यानी सुनने के लिए आपको स्पष्ट सुनना होगा, आपको बहुत ही शांत स्वभाव से रहना होगा, एकाग्रचित्त रहना होगा, और जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनसे दूर रहना होगा, शोर शराबे से, खतरनाक वातावरण से दूर रह के पढ़ना होगा। ठीक, ये हो गया। अगला, पठन के समय ध्यान देने वाली बातों को बताइए भाई। पढ़ते वक्त कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? एकाग्रचित्त होना, ध्यान न भटकना, ध्यान भटकाने वाले वस्तुओं से दूर रहना, साथ ही साथ डेडिकेट यानी कि समर्पित रहना, अलर्ट रहना, सावधान रहना। ये सब क्या है भाई? ये हमारा है पठन के समय ध्यान रखने वाली बातों को। ठीक, और रिवाइज पुनर्अभ्यास भी करते रहना, ये भी इसी में आता, आप लिख सकते हैं। तो पुराने घर कैसे बने, कैसे रहते थे, वो सारी बातें आप इसमें जान सकते हैं भाई। पठन का आप इतना समझ लीजिए कि भाई पठन अगर कर रहे हैं मतलब कि पढ़ते वक्त आपको बहुत चीजें ध्यान में रखनी, चारों ओर शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में कैसे शोर शराबा कम होता था, लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होते थे, तो शोर शराबा कम होता था, तो उसी की बात ध्यान चल रही है, वैसा आपको होना चाहिए। तो पढ़ने के लिए भाई, पढ़ने के लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? साफ सुंदर स्वच्छ वातावरण हो, शांत वातावरण हो, है ना, इस तरह से बहुत ही सुव्यवस्थित वातावरण हो, पढ़ने की अभिरुचि होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी बातें लिख सकते हैं। अगला 15 नंबर का प्रश्न भाई, मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। यानी कब कोई चुप होकर, मौन होकर शांति से जब पढ़ता है तो उसका मकसद क्या होता है? तो मौन वाचन में भाई क्या मकसद है कि मौन रहते वक्त हम अपना बहुत सारा एनर्जी बचा ले, बहुत सारा हम अपना क्या कर सकते हैं, ऊर्जा बचा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शोर से बच सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। लेकिन मौन वाचन के अपने आप में कुछ गड़बड़ियां यानी कुछ इसके डिमेरिट्स यानी कि दुष्प्रभाव भी हैं, तो हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये तो मैंने यहाँ पर बात कर दी। मौन वाचन के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, तो मौन वाचन से समय कम लगता है, मौन वाचन से आप भाई अच्छे से पढ़ पाते हैं, मौन वाचन से सही वातावरण मिलता है, मौन वाचन से आप अपना विकास एवं दूसरों का भी विकास कर सकते हैं, है ना। तो ये मौन वाचन तो भाई लाइब्रेरी में कॉमन है, सबसे आसान आप जानते हैं। तो ये होगा सबसे महत्वपूर्ण 15 जो है प्रश्न उत्तर है। These are the मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आंसर्स जो परीक्षा की दृष्टि से, आने वाले डीएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप चाहे तो इसे रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो देखे वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे। वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय भी। लेकिन अब हम बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि लघुत्तरीय या फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तरों में आ सकते हैं, जो आपको 3 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी ध्यान से सुनिए और देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़ने के लिए, विविध प्रकार के कोर्सेज में प्रवेश पाने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ विविध प्रकार के कोर्सेज, बी फार्मा, डी फार्मा, रीड, एमपीटीईटी, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, बीएड, एमएससी, एमए, एएनएम, इस प्रकार के विभिन्न कोर्सेज में प्रवेश दिया जाता है, बहुत ही किफायती दाम पर, बहुत ही कम फीस के साथ। ये पूरे भारतवर्ष में सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। हजारों छात्रों ने हमसे जुड़कर अभी तक डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त किया है और उच्च पदों पर नियुक्त हैं और मनचाही डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। तो आपका भी सपना है अगर सरकारी नौकरी पाने का, उच्च पदों पर नियुक्त होने का, डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त करने का, तो आप देर ना करें, आज ही इन नंबरों पर संपर्क करें और प्रवेश पाएं। साथ ही साथ आप किसी भी माध्यम से, यानी कि आप डिस्टेंस मोड यानी कि दूरस्थ शिक्षा पद्धति यानी कि प्राइवेट या फिर रेगुलर क्लासेस भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो कई सालों का भरोसा है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। तो देर ना कीजिए, जुड़िए, आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। तो चलिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की बात कर लेने के बाद आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। तो उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता बतलाइए। अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता मतलब, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना। तो मौखिक रूप से अगर आप अपनी बात दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हो, अभिव्यक्त करते हो, जताते हो, तो कैसे? तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली नहीं लिख देना जैसे मैंने लिखा है,
है ना। समय की कमी कारण मैंने ऐसे लिखा, आपको लिखना है कैसे बताता हूं। अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। फिर डैश देखे नंबर 1 स्वाभाविकता। स्वाभाविकता होनी चाहिए भाई, हम अपने स्वभाव के अनुसार ही अभिव्यक्त करेंगे। अगर हम बनावटी प्रदर्शित करेंगे तो हम सही से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, अपना शत प्रतिशत नहीं दे पाएंगे। ठीक। दूसरा शुद्धता, आप जो भी अभिव्यक्त करेंगे, जो भी बोलेंगे शुद्ध रूप से बोलेंगे। जैसे अभी मैं जो भी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं शुद्ध रूप से कर रहा हूं और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ भी रहा होगा। ठीक। स्पष्टता, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोल जो शब्द उच्चारण कर रहे हो जो नहीं जानो ऐसे शब्द समझ में नहीं आते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम क्लियर बोलिए, साफ बोलिए, शुद्ध वाणी बोलिए, ताकि दूसरे उसको सहज रूप से समझ पाए। बोध गम्यता, यानी जिस तरीके से बोला गया है, जिस भाषा में बोला गया है उसी भाषा में जवाब देना, उसी भाषा में अभिव्यक्त करना। अगला सर्वमान्य भाषा, भाई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जो सबके द्वारा मान्य हो, जो जिसको सब मानते हो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना है। ठीक है। नहीं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिसको सिर्फ अभिव्यक्ता जानता है ना बोलने वाला। जैसे मैं यहाँ पर भोजपुरी भाषा में आपको पढ़ाऊं तो भोजपुरी तो मुझे आती है लेकिन आपको तो नहीं आती, तो आप तो समझ नहीं पाएंगे, है ना, तो आपको नहीं समझेगी। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जो सब सर्वमान्य हो, मतलब आपको भी आती हो मुझे भी, यानी बोलने वाले श्रवण श्रोता को भी आनी चाहिए जो सुनता है, और वक्ता जो बोलने वाले व्यक्त करने वाला है उसे भी आनी चाहिए। ठीक। शिष्टता होनी चाहिए भाई। शिष्टता मतलब पोलाइटली, प्यार से, है ना, आदर सम्मान के साथ। अकड़ से, गुस्से में ऐसे तो नहीं बोला जा सकता, ऐसे अभिव्यक्तों को अभिव्यक्त नहीं किया जाता। ठीक है। शिष्टता से। फिर श्रोताओं के अनुकूल भाषा, यानी ऐसी भाषा बोलनी है जो श्रोताओं के अनुकूल हो, यानी कि सुनने वालों के फेवर में लगे, यानी सुनने वाले उसमें कंफर्टेबल लगे, उन्हें अच्छा लगे, उनके अनुकूल भाषा हो, प्रतिकूल नहीं हो, वो इससे विचलित ना हो, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। तो ये हो गया अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। कौन कौन सी? स्वाभाविकता, शुद्धता, स्पष्टता, बोधगम्यता, सर्वमान्य भाषा, शिष्टता, फिर है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुस्वर वाचन के गुण लिखिए। सुस्वर वाचन मतलब बोलकर पढ़ने वाला, उसके कुछ गुण लिखिए। सुस्वर वाचन के गुण निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश देखिए नंबर 1 शुद्धता। भाई जब सुस्वर वाचन करना है तो भाई शुद्ध बोलना ही पड़ेगा। अब जब जैसे राम स्कूल जाता है तो हम शुद्ध तरीके से बोल रहे हैं ना। जब आपको वाचन करना, मन में आप क्या पढ़ रहे हो किसी को नहीं पता, मौन वाचन करेगा भाई, अंदर अंदर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु जब आप स्वर वाचन करोगे, सस्वर वाचन करोगे, बोल के पढ़ोगे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, यानी कि आप जो बोलोगे वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता होना चाहिए आपकी भाषा में, बोली में। मुद्रा, किस मुद्रा में भाई बोल रहे हो, है ना, सोए हो, लेटे हो, और किसी से बात करो लेट लेट के बोल रहे हो, तो ये चाहिए चलेगा ना। मुद्रा। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मतलब फ्लुएंसी। अब फ्लुएंसी कैसे होती बताता हूं। जैसे देखो मैं पढ़ता हूं, मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो ये धारा प्रवाह नहीं है भाई, अटक अटक के बोल रहे हैं। धारा प्रवाह कैसे पढ़ा जाएगा सुनिए। मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, ये हो गया धारा प्रवाह। फ्लुएंसी, एकदम फ्लुएंट तरीके से बोलना बिना रुके हिचके। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुद्धता होनी चाहिए। मुद्रा, किस मुद्रा में बोल रहे हैं भी मायने रखता है। और धारा प्रवाह यानी फटाफट एक लाइन में बोलना चाहिए, एक सेंटेंस में बोलना चाहिए। फिर देखिए वाचन शैली यानी पढ़ने का तरीका, आपकी जो शैली है वो कैसी है। आप कविता को अलग तरीके से, कविता को पढ़ते हैं ना उससे लाइन बाय लाइन कोरस देते हुए, जबकि जो हम कहानी होगी वैसे नहीं पढ़ सकते, आपको ध्यान रखना है। तो वाचन शैली बहुत हद तक निर्भर करती है ये सुस्वर वाचन में। और सुस्वर वाचन में भाई अगर हम वाचन शैली सही रखेंगे सस्वर वाचन में, तो ही हम अपनी बात को सही तरीके से समझा पाएंगे और आगे परेशानियों से बच पाएंगे। ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। जो मौखिक भाषा होती है उसे सिखाने के उद्देश्य क्या होते हैं। मौखिक भाषा सिखाने से आप अपने इमोशंस, अपने थॉट दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, हम मौखिक रूप से जब ये सीखते हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से दृढ़ होते हैं। तीसरा, हमारा आत्मविश्वास में वृद्धि होता है, दूसरों को सीखने मिलता है। ठीक है। तो ये सारे जो है मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो यहाँ आपके सामने प्रश्न उत्तर है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर देख सकते हैं। आप कमेंट कीजिए कि और आपको किस विषय का वीडियो चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए। साथ ही साथ ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स ये होगा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।